नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप अड्डा है। लल्लन टॉप अड्डे में अब हम डॉक्टर से लगातार बात कर रहे हैं, जिसको बहुत ही प्रचलित शब्दावली में कहें, पॉपुलर लैंग्वेज में, तो राउंड टेबल कर रहे हैं अलग अलग डॉक्टर्स के साथ, जिनकी अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्टीज है। और राउंड टेबल के इस चौथे राउंड में, लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स के चौथे एपिसोड में हमारे साथ दो डॉक्टर हैं, दोनों यूके से जुड़ रहे हैं। पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर चिंतन गहलोत, ये पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप अड्डे पर। और दूसरे जो मेहमान हैं वो कैमरा शाय हैं, कैमरा कॉन्शियस हैं, और काफी परस्यू करने के बाद वो इस बात के लिए राजी हुए हैं कि वो इस बातचीत में रहेंगे और कैमरा ऑन करके रहेंगे। ऐसे डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ, मैं अभी भी कैमरा बंद करने की वो चाहूंगा इजाजत। नहीं, आप बिल्कुल इस फेर में मत पड़िए। अब देखिए, दुनिया प्रत्यक्ष के प्रमाण पर ज्यादा भरोसा करती है, तो आप कैमरा भूल जाइए। आप तो ये सोचिए कि दो डॉक्टर हैं और एक नमूना बैठा हुआ है जो उठपटांग सवाल पूछेगा और आप दोनों लोगों को जवाब देना है। शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चिंतन, मेरा पहला सवाल ये है कि जब कोविड का दौर आया शुरुआती, तब कहा गया कि बच्चों पर असर नहीं हो रहा है, इसलिए जो वैक्सीन है उनके भी ट्रायल बच्चों पर नहीं हुए। हालांकि अब ट्रायल शुरू हो गए हैं, और अगर भारत में हम इस सेकेंड वेव की बात करें तो बहुत सारे बच्चे भी कोविड की चपेट में आ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताइए कि ये वजह क्या है? ये नया म्यूटेंट इसकी वजह है कि बच्चे चपेट में आ रहे हैं, या कुछ और? जी हाँ, जो पहला वायरस जो शुरू में सर्कुलेट हो रहा था, उसमें बच्चों में बहुत ही कम बच्चों को कोविड की प्रॉब्लम हो रही थी। और वैसे भी वैक्सीन का देखा जाए तो ज्यादा करके वैक्सीन पहले एडल्ट्स में सेफ्टी के लिए देखा जाता है, बच्चों में रिस्क ज्यादा रहती है। लेकिन ये जो वायरस है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है इसको म्यूटेट करने की, तो हर वायरस म्यूटेट करता है, और कोविड कोई ऐसा नया वायरस नहीं जो म्यूटेट कर रहा है। तो इसके म्यूटेशन होने के कारण ये जिस तरह से फैलता है और जितनी सिवियरिटी से इन्फेक्शन कर रहा है, इसमें चेंजेस आ गए हैं थोड़े से, और इसके कारण अभी जो वेव अभी जो आई है उसमें ये बहुत ज्यादा रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, और इससे बच्चों में होने की चांसेस भी थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन पॉपुलेशन बेसिस पे अगर आप देखें तो बच्चों में अभी भी बहुत कम है ये जो समस्या है, ये देखा जाए तो काफी कम है इन रिलेशन टू जो बड़े और एडल्ट्स लोग में होती है। ओके। और हम लोग लगातार डॉक्टर साहब सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, और इस सेकेंड म्यूटेंट में हमने ये भी देखा है, सेकेंड वेरिएंट में, कि जो एडल्ट्स हैं उनमें भी कई नए सिम्टम्स इंक्लूड हुए हैं। बच्चों के लेवल पर अगर बात करें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, दुनिया भर में फैले दर्शक लल्लन टॉप के, बच्चों में शुरुआती सिम्टम्स किस तरह के आ रहे हैं? तो बच्चों में शुरुआती सिम्टम्स बुखार के ही हैं, और कुछ बच्चों में पेट दर्द और साथ ही साथ हल्का नज़ला जैसी हल्की खांसी और हल्का बुखार, ये कॉमन सिम्टम्स हैं बच्चों में। अब बच्चों में ज्यादा करके, और वैसे भी ज्यादा करके, जो कोविड की बीमारी है अपने आप से रिजॉल्व होती है, सेल्फ रिजॉल्विंग है, और ज्यादा करके 5 से 7 दिन के अंदर में बुखार कम होने लगता है, और बहुत मोस्टली सभी लोगों में ठीक हो जाएगी। बच्चों में कुछ जो यंग बच्चे हैं, जैसे जो कि 8 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनमें एक कंडीशन पाई जा रही है जिसे अमेरिकन्स मिस बोलते हैं, और हम लोग यूके में उसे पिम्स टीएस कहते हैं, जिसमें ये जो रिएक्शन है ये करीब हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद, कोविड होने के बाद में बच्चों में बुखार लाता है, और इसके कारण बच्चे काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। लेकिन इसकी संख्या भी इतनी कम है कि इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर बच्चे को बुखार कंटिन्यू करता है, या ऐसा लगता है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर से जाके एक बार जांच कराना बेहतर रहेगा। अच्छा, एक डॉक्टर साहब दिक्कत ये भी आ रही है, कई हम लोगों ने पेरेंट्स से बात की, कि देखिए बड़ों के केस में तो ये है कि आपने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, लेकिन छोटे बच्चों के केस में बिना किसी अटेंडेंट के कैसे एडमिट करवाएं, क्या करवाएं, तो उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? तो जैसा यूके में है कि हम बच्चों को कभी भी माँ बाप से अलग नहीं करते। ओके। और छोटे बच्चे हों या बड़े भी हों, जब तक वो 16 साल के नहीं हो जाते, 16 से 18 के, तब तक वो उनके साथ में केयरर जो पेरेंट्स हैं उनको रहना बिल्कुल अलाउड है। वैसे भी देखा जाए तो अगर एक घर में बच्चा माँ बाप के साथ रह रहा है और उसे इन्फेक्शन हुआ है, तो ज्यादा करके या तो उसे घर वालों से हुआ है या उसने ऑलरेडी घर वालों को दे दिया है।
तो ऐसे में बच्चों को सेपरेट करके उनके दुख को ज्यादा मत बढ़ाएं कि उस बच्चे को आप अकेला, छोटे बच्चे को वार्ड में भर्ती कर दिया और बेचारा अकेला है, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा माँ के साथ ही रहे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और माँ बच्चे का ध्यान भी बेहतर रख सकेगी, बच्चा खा सकेगा, बच्चा पी सकेगा। तो माँ बाप को बच्चों से सेपरेट ना किया जाए। ये तो बच्चों की बात हो गई, बड़ों में भी इस तरह के बहुत कंसर्न है और बड़े ये सवाल खूब पूछ रहे हैं कि हमें ऑफिस जाना पड़ रहा है अपने काम की वजह से, ये सब, तो हम अपने घर के जो वल्नरेबल ग्रुप है, चाहे पेरेंट्स हों, बुजुर्ग पेरेंट्स या बच्चे हों, उनको सेफ कैसे रखें? मतलब क्या हम ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो बरतें हैं जिससे सेफ रहें? ये बहुत ही सही सवाल है आपका। सबसे पहले तो हम अपने घर वालों को तभी सेफ रख पाएंगे जब हमें खुद कोविड नहीं होगा। और इसका मतलब है कि अगर काम के लिए जाना जरूरी है तो बिल्कुल जाएं, लेकिन अगर बिना जाए काम हो सकता है तो काम चलाएं। जब जाएं तो मास्क जरूर पहने और यहाँ वहां की चीजों को हाथ न लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड करें, क्योंकि वहीं से ज्यादा आपके रिस्क रहेगी इन्फेक्शन के आने की। और जब आप घर आ जाते हैं तो मेक श्योर आप जब बाहर भी रहते हैं तो हैंड सैनिटाइजर हम सभी यूज कर रहे हैं तो रेगुलरली यूज करें और चेहरे पे बार बार हाथ न लगाएं, क्योंकि अगर आपके हाथ कंटामिनेटेड है और आप चेहरे पे हाथ लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन के बढ़ने की खतरा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और घर आने के बाद आप ये ध्यान रखें कि आप अच्छे से हाथ और मुंह अच्छे से कोहनी तक अच्छे से हाथ मुंह धो लें और उतना काफी रहेगा। और मास्क को निकाल के अलग साइड में रख दें। काफी सारे आजकल घर के जो मास्क हैं वो आप धो भी सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मास्क फेंकना ही है। जो मास्क जो रेगुलर आ रहे हैं उनको आप धो भी सकते हैं, तो धो के सुखाया जा सकता है। और मास्क में एक थोड़ा सा ये भी है सौरभ की मेरे को लगता है कि मतलब थोड़ा सा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, काफी सारे लोगों के पास में अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है, क्लॉथ मास्क यूज करते हैं। कोशिश करें कि सर्जिकल मास्क ही यूज करें और उसको सही पहनने की विधि भी जाने, है ना। उसमें रहता है कि गलत डायरेक्शन से गला उसके दो साइड्स रहते हैं, एक ज्यादा गहरा नीला रहता है, वो बाहर की तरफ रहना चाहिए। दूसरा जो विधि रहती है वो आप अंदर की तरफ रखें, है ना, अपने चेहरे की तरफ। तो और जो नोज क्लिप रहता है उसको अच्छे से प्रेस करके नाक के ऊपर दबाते हुए अपनी चीजों को कवर करें। डॉक्टर साहब, एक इस तरह की भी क्वेरी आई है कि मैंने तो वैक्सीनेशन करवा लिया है ना, या मेरे पेरेंट्स, लेकिन मेरे बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और बच्चों को हम घर में कितनी देर रखें, बिकॉज दे फील सफोकेटेड, उनको इतनी आदत नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? शुड वी अलाउ देम टू गो आउट इन आवर विजिलेंस, हमारी नजर में थोड़ा बहुत खेल लें, कुछ कर लें, किस तरह से करें? पहली तो बात यह कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना होने का खतरा है, भले ही वो थोड़ा सा कम सीवियरिटी का हो, लेकिन ये खतरा जरूर है कि आप उसको दूसरों को स्प्रेड करेंगे। तो पहली तो चीज ये कि आप ये मत समझे कि अपन ने वैक्सीन लगा लिया है तो अब हम बिल्कुल बच गए हैं और अब हमको कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज नहीं है, हमें वो जो भी हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो हमें वैसे के वैसे चालू रखने हैं जो हम वैक्सीन के बिना कर रहे थे। तो पहली तो ये सबसे जरूरी चीज है। आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जो लॉकडाउन में जो बच्चे हैं और जो घरों में बंद हैं फैमिलीज और बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कुछ महीनों में एक बड़ा घुटन सी होने लगेगी कि अब थोड़ा बाहर निकलें, घूमें। अब ये तो चीज इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपके पास में क्या फैसिलिटी है। अब कॉमन फैमिलीज देखें आप तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पास कार है कि भाई बच्चों को कार में बैठा के एक चक्कर घुमा के ले आए, खुली हवा दिखा के ले आए। लेकिन फिर भी आप ये जरूर कर सकते हैं कि जहां भीड़ भाड़ नहीं है, घर के नीचे, अपने घरों के आंगनों में, हमारे ट्रेडिशनल घरों में सबके आंगन होते हैं जिसमें हम कम से कम खुली हवा ले सकते हैं, वहां बैठे बच्चों के साथ, बच्चों को इन्वॉल्व करके रखें, बच्चों के साथ खेलें, गाना गाएं, गणित के पहाड़े पढ़ें, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व करके रखें ताकि उनको ये घुटन न हो और हम खुद भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अब ये जरूर है कि जितना कम से कम हम बच्चों को मॉल्स में लेके जाएं, मार्केट प्लेस में लेके जाएं, जहां ज्यादा भीड़ है, अगर वहां न लेके जाएं
बल्कि ऐसी जगह लेके जाएं जहां पे अगर आपके घर के आसपास में कोई खुला पार्क है जहां आप जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो लेकिन दूसरों से ना मिलके आप अपना फैमिली पार्क में गए, आप अपना आराम से बैठे वहां पे अपनी आलू पूरी खाई और वापस आ गए, तो ये करने में कोई उतना खतरा नहीं है उससे। और अगर आपने एक आध दो बार ऐसा किया भी तो इसमें कोई खतरा नहीं है। जो अगर लॉकडाउन खुल गया है आपके यहाँ और आपके यहाँ रूल्स रिलैक्स हैं कि आप बाहर जा सकते हैं, तो उनको अननेसेसरली यूज ना करें, लेकिन उसको कॉशियसली सेफली आप यूज करें और ऐसी जगह जाएं जहां ज्यादा भीड़ ना हो, तो उससे बच्चे भी खुश और आपका खतरा भी कम से कम बना रहेगा। जी डॉक्टर चतुर्वेदी, मेरा अगला सवाल आपसे है। आप इंग्लैंड के यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए हैं। किस तरह की क्वेरी, किस तरह के मिथ्स, किस तरीके के मिसकंसेप्शंस आप देख रहे हैं जो पेशेंट्स आ रहे हैं कोविड के, उनके बीच में? देखिए सौरभ, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मिथ नहीं है। बहुत सारी एनएचएस के अंदर बहुत सारी चीजें एविडेंस बेस पे ही ट्रीटमेंट आगे होता है। इनके अपने प्रोटोकॉल हैं और आप प्रोटोकॉल से बाहर निकल के काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब मैं और डॉक्टर गहलोत दोनों के दोनों इंडिया में ही पढ़े हैं, हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल वहीं पर है, और भी हम लोग ये सारी चीजों की जो क्वेश्चंस आते रहते हैं ग्रुप पे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। तो पहली चीज ट्रीटमेंट में मेरा मानना यह है कि प्रिवेंशन इज क्योर। और प्रिवेंशन के लिए मोटे मोटे तौर पे 3 चीजें यही सबसे बड़ी सार्थक हैं, यही रामबाण चीजें हैं। मास्क लगाइए, सही तरीके से लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और साथ में हाथ को धोते रहिए अपने, जब भी आप किसी सरफेसेस वगैरह को टच करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि बचाव का, कि आप अपने घर में उतने ही लोगों को एंट्री दीजिए, उतने ही लोगों से मिलन रखिए कि जिनको आप अच्छे से जानते हैं और जिनको आपके बारे में आप श्योर हैं कि इनके साथ में आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। तो जहां जरूरत ना हो वहां पर जबरदस्ती जमघट मत बढ़ाइए। सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा से मेंटेन रखिए। रही ट्रीटमेंट की बात, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेन जो ट्रीटमेंट है उस कोरोना का जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। मेन रामबाण उसमें जब ट्रीटमेंट में बात चालू होती है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के सैचुरेशन मेंटेन होने चाहिए। तो बेसिकली जब आपको बुखार वगैरह आता है, सिम्टम आ रहा है, तो आपके पास में एक हथियार होना चाहिए, अभी सबके पास में होना चाहिए, वो है पल्स ऑक्सीमीटर। तो घर पे आप उस चीज को मॉनिटर कीजिए। मोटे मोटे तौर पे 92-93 तक भी सैचुरेशन रहता है, तो आपको किसी भी तरीके से कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमारा 98 तक रहता है, लेकिन अभी की फिलहाल की कंडीशंस में उस चीजों को रिवाइज करके 92 तक भी रहता है, 92-94 भी रहता है। तो पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। अपना खान पान अच्छा रखिए, पानी अच्छा पीजिए, हाइड्रेशन अच्छा रखिए बिल्कुल। और नॉन स्ट्रेस मत लीजिए किसी चीज का। दवाइयों में बहुत ज्यादा अभी तक जितना एविडेंस है अपने पास में, उसमें बहुत सारी दवाइयों का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। स्टीरॉइड्स का डेफिनेटली रोल है, लेकिन वो रोल चालू होता है जब कॉम्प्लिकेशंस आने चालू होते हैं। वहां पर इन्फ्लेमेशन कम करने का है, वहां पर मोर्टेलिटी को कम करने का वो है, रोल है उसका। रेमडेसिविर बहुत हर ग्रुप पे केवल एक ही चर्चा चल रही है, रेमडेसिविर। आई थिंक हमारे देश के अंदर भी बड़े बड़े डॉक्टरों ने सबने इसी चीज के ऊपर एविडेंस दिया है कि इसका कोई रोल नहीं है। एक मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर 4 से 8 दिन के बीच में अगर मिलती है, जरूरत पड़ती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। एक वायरस नॉर्मली के बीमारी के अंदर एक बार रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होने के बाद अपने आप खत्म हो जाता है और उसके बाद अपने कॉम्प्लिकेशन छोड़ जाता है। तो हम बाद में जो मोर्टेलिटी देखते हैं वो कॉम्प्लिकेशन के कारण मोर्टेलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वायरल रेप्लिकेशन। रेमडेसिविर जो है वो वायरल रेप्लिकेशन को रोकता है, और उसका जब वायरस मर ही चुका है तो आप उसको रेप्लिकेट करने से क्या करेंगे ना, उसमें कोई रोल ही नहीं है उसका। मेरी जानकारी इतनी है। और बाकी अभी इसके ऊपर भी है जो एक और टॉसिलिमैब जो ड्रग है, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। आई डोंट थिंक कि मतलब हमारे यहाँ तो यूके में तो कहीं दूर दूर तक मैंने इतनी
एक टाइम पे तो यहाँ पर भी भीड़ थी मरीजों की, और हम लोग अपना हड्डी का काम छोड़ के हम लोग आईसीयू और आईटीयू के अंदर ही ड्यूटीज कर रहे थे। तो हमने देखा है कि इस तरीके के ड्रग्स का मिनिमल यूज हुआ है यहाँ पर, और वो भी ये हुआ है ट्रायल के तौर पे कि हाँ देखते हैं कि इसमें एविडेंस कुछ, इसमें कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। आखिरी चीज फिर से मिथ है, प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा। मेरे को लगता है मतलब, और बहुत बड़ा ट्रायल हो चुका है इसके ऊपर यूके के अंदर, और इस ट्रायल के अंदर कहीं पर कोई एफिकेसी इस चीज की नहीं आई। डॉक्टर गहलोत, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? सौरभ, एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 90 से 95% लोग तो बुखार और उसको क्रोसिन, नॉर्मल क्रोसिन खा के ठीक हो जाएंगे। तो अगर 90 से 95% लोग ऐसे ही ठीक हो रहे हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब और जो बचते हैं 5% लोग जिनको रियली दवाओं की जरूरत है, उनको हॉस्पिटल में बहुत ही कंट्रोल्ड वे में दवाएं मिल रही हैं। हो क्या रहा है कि जैसे कि मेरी जानकारी है कि लोग अपने घरों पे ही स्टेरॉइड खरीद के खा रहे हैं, और स्टेरॉइड अपने आप में काफी खतरा कर सकता है, उसके काफी साइड इफेक्ट्स हैं, वो दूसरे इन्फेक्शंस को बढ़ा सकता है। तो ऐसी चीजें ना करें, आप अपने डॉक्टर से राय लें। और नॉर्मल अगर आपको कोविड ऐसा है कि जिसमें आपको सिर्फ बुखार आ रहा है और 5 से 7 दिन हुए हैं, तो घबराए ना, पानी अच्छे से पिएं और क्रोसिन लेके बुखार को कंट्रोल करें। अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपके पास में सैचुरेशन मॉनिटर ना भी हो, तो जब तक आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, ज्यादा करके आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी है और वो ठीक हो जाना है खुद ही से। तो इन बातों पे ध्यान दें। डॉक्टर गहलोत, कुछ क्वेरीज इस तरह की भी आई हैं हमारे व्यूअर्स से कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है या जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, उस केस में किस तरह के प्रिकॉशंस की जरूरत है? मतलब क्या डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करें, क्या करें क्या नहीं, फीडिंग करें नहीं करें? और कुछ लोगों ने ये भी क्वेरी भेजी कि हमारा बच्चा 6-8 महीने का है, हम वैक्सीनेशन, जो रेगुलर वैक्सीनेशन बच्चों के हैं, क्या उसको डिले कर दें? पता नहीं, अभी हॉस्पिटल्स में तो बड़ा सेंटर बना हुआ है, बहुत स्प्रेड हो रहा है। ये सभी सवाल आपके जायज हैं। पहली चीज, प्रेगनेंसी में कोविड ज्यादा हो रहा है महिलाओं को, ऐसा नहीं है। कोविड हो रहा है, लेकिन जैसा पॉपुलेशन में हो रहा है वैसा ही हो रहा है। तो पहली तो चीज, इससे ज्यादा घबराए नहीं। अब ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी और एंड ऑफ लेट प्रेगनेंसी में महिला में वैसे ही ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ता घटता है, तो उसके कारण थोड़ा सा ज्यादा भय है इस चीज का, तो इस बात को माना जाएगा। लेकिन इससे कोविड का खतरा ये बहुत ज्यादा है ऐसा कुछ नहीं है, तो घबराए नहीं। पहली चीज, बच्चा होने के बाद माँ का दूध बंद न करें। माँ का दूध बच्चे के लिए कोविड में भी सबसे अच्छा दूध है, क्योंकि जब माँ को कोविड होता है तो माँ अपने दूध में बच्चे के लिए ऑटो एंटीबॉडी बना रही है, तो वो दूध तो बच्चे के लिए अच्छा ही है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मदर कोविड पॉजिटिव है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रख सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बस माँ को ये करना है कि अपना मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, और माँ को ब्रेस्ट फीडिंग और स्तनपान बंद नहीं करना है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे को उस माँ के दूध से एंटीबॉडी भी लेगी, जिसके कारण बच्चे को, तो ये हमें पता है कि कई सारी बीमारियों में माँ के दूध से बच्चे को एंटीबॉडी मिलती है, और वो उस बच्चे के लिए बहुत बहुत ज्यादा इनिशियल फ्यू मंथ्स में बच्चे की जान बचाता है कई सारी बीमारियों में। तो इसी थ्योरी को अप्लाई करें अगर हम कोविड पे, तो माँ को अगर इन्फेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है और अगर चल भी रहा है, तो बच्चे का दूध, माँ का दूध बंद न करें। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे जरूरी चीज है और सबसे ज्यादा लाभदायक चीज है। लेकिन हाथ धोना और चेहरे पे माँ के चेहरे पे मास्क लगाने में कोई आप कमी ना करें, वो आप चालू रखें। तो ये तो हुई पहली चीज। जहां तक रही बात वैक्सीनेशन की, तो बच्चे के जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है, अब प्रॉब्लम यह है कि कई से पीडियाट्रिशियनों ने अभी जो रूटीन जांचें हैं और रूटीन है, इनको कुछ दिनों के लिए बंद कर रखा है कि भाई वो चाहते हैं कि भीड़ ना बने अपने क्लिनिक में, और उन्होंने अपना काम ज्यादा बीमार बच्चों की तरफ फोकस रखा है, और जिनको ज्यादा बीमारी नहीं है उन पे अभी उनको आप घर पे ही रहें। अगर आप घर पे ही रह रहे हैं तो वैक्सीन की आपको वैसे भी कुछ महीने या कुछ हफ्ते जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो बाहर निकले ही नहीं। तो जो ये वैक्सीनें होती है, डीपीटी और पोलियो,
ये सब की शुरुआत में जो जो वैक्सीन लगती है वो ये होती है डीपीटी, पोलियो और न्यूमोकॉकल। इनकी उस समय एकदम कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका पीडियाट्रिशियन कहता है कि हाँ मैंने सोशल डिस्टेंसिंग कर रखा है, मैं आपको वैक्सीन दे सकता हूं, तो वैक्सीन लगाने में कोई खतरा नहीं है, आप जाके बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जिन लोगों को वैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, वो माए भी अगर चाहें कि अपने बच्चे को स्तनपान कराएं तो बिल्कुल कराएं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा है हमारे व्यूअर्स ने कि हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या उनकी स्कूल जाने की एज हो रखी है एंड दे आर वेरी रेस्टलेस। दूसरा, उनको ये डर है कि हम तो ये चाह रहे थे कि इन लोगों को जो ब्लैक मिरर है, डिजिटल स्क्रीन की आदत ना लगे, और लेकिन अब बताइए, अब उनकी क्लास ही इसी में हो रही है, वो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, हम दिन भर कैसे मॉनिटर करें, हमारा अपना भी ऑफिस है या दूसरे काम भी हैं। ऐसे केसेस में आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? अब ये तो पैंडेमिक का एक प्रॉब्लम है देखा जाए तो। कहाँ हम पिछले 2 साल पहले कहते थे कि एक बच्चे को 40 मिनट से ज्यादा स्क्रीन टाइम ना दें क्योंकि ये उसके लिए अच्छा नहीं। लेकिन उस स्क्रीन टाइम का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि बच्चा स्क्रीन के सामने ना बैठे, लेकिन ये भी था कि बच्चा स्क्रीन में देखता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ हम बैलेंस कर रहे हैं कि इस स्क्रीन पे बैठ के बच्चे को जो एजुकेशन मिल रही है उसकी भी उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारा जो स्क्रीन टाइम जो स्कूल के लिए बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स आप कंप्यूटर की सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करके उसको उतना ब्राइट ना रखें ताकि बच्चे की आंख पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, लेकिन एजुकेशन भी हमें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो बढ़ती उम्र है, इस समय जो एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें कि किस तरह से हम बच्चे को एजुकेशन भी दे पाए और हम सेफ भी रखें। तो इस बैलेंस में अगर हमें स्क्रीन यूज करना पड़ रहा है तो आई थिंक हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इस साल हम ऐसे ही करेंगे। और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी लोकल एरिया में लॉकडाउन के क्या नियम डिसाइड हुए हैं, क्योंकि जैसे यूके में जब लॉकडाउन में स्कूल्स को बंद किया और फिर उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन खोल रहे हैं लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए, माने नॉर्मल लॉकडाउन पूरा चालू है बट स्कूल चालू है क्योंकि बच्चों की एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अभी के लिए तो अगर बच्चे को स्क्रीन पे पढ़ाना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल में एजुकेशन पे भी ध्यान देना है और सेफली ध्यान दे पाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको या डॉक्टर चतुर्वेदी, आपको भी किस तरह के बिहेवियरल इश्यूज दिख रहे हैं बच्चों में बिकॉज ऑफ दिस प्रोलॉन्ग लॉकडाउन? आपको लग रहा है कि कुछ उनके ऊपर उस बिहेवियर वाइज भी कुछ असर पड़ रहा है, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी? मैं तो ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा सौरभ इस पे, क्योंकि मैं ज्यादा बच्चों के साथ में डील नहीं करता हूँ। तो आई थिंक चिंतन इज अप्रोप्रिएट पर्सन टू आंसर इट। हाँ सौरभ, प्रश्न जायज है बिल्कुल। बच्चे घरों पे हैं, अपने मित्रों से मिल नहीं पा रहे हैं। सम उम्र के बच्चे जो आपस में खेलते हैं और जो जितना जल्दी सीखते हैं वो चीज थोड़ी सी कम है। जिस तरह से माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं और जैसे टीचर पढ़ाते हैं उसकी उनकी टेक्निक्स टीचर ट्रेंड होते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं स्कूल जाके, तो वो चीजों पे असर है। अब जहां तक रहा बिहेवियर की बात, तो क्योंकि बच्चे घर पे हैं और एक मोनोटोनस सा एनवायरनमेंट है, जैसा मैं शुरू में मैंने कहा था कि बच्चे को आप गणित के पहाड़े कराएं, मतलब कहने का मतलब ये था कि आप बच्चे को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस आप घर पे लॉकडाउन में भी दे सकते हैं तो आप अपना घर का आप अपना जो वर्किंग फ्रॉम होम है खत्म करके जो शाम का टाइम है उसको आप क्वालिटी फैमिली टाइम बनाएं, जिसमें आप बच्चे से इंटरेक्ट करें, जो कि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो थोड़ा कम हो गया था। हम सब अपने मोबाइलों में बिजी हैं, हम अपने बच्चों पे स्कूल से आने के बाद में हम उनके साथ खेलते नहीं, हम उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो अगर हम इन चीजों पे ध्यान दें, हम उनके साथ में बैठे, अपने हमारे पास पुराने ग्रंथ हैं पढ़ने को, हमारे पास बच्चों के साथ एजुकेशन है, खेल कूद कर सकते हैं हम, तो काफी चीजें करके हम बच्चों को मेंटली एक्टिव रख सकते हैं और उनको इस मोनोटोनी से बचा सकते हैं। और कभी कभी हम यूके में तो यहाँ पे हमने बीच बीच में कभी कभी जूम पार्टीज भी की बच्चों के लिए कि भाई किसी का जन्मदिन है तो चलो जूम पे पार्टी कर लेते, ताकि वो अपने दोस्तों से भी कभी कभी मिल सके। लेकिन हाँ, जहां तक हो सके घर पे रहें, लेकिन उनसे इंटरेक्ट करें ज्यादा से ज्यादा, बच्चों से पूछें, बच्चों से बातें करें, साथ में बैठ के खाना खाएं। इससे बच्चों में एक हमें फैमिली को वापस से जोड़ना है, और अगर हम जोड़ पाए तो फिर बच्चों को मेंटल इश्यूज नहीं होंगे। अच्छा,
एक सवाल जो एक सीधे से नहीं जुड़ा पर लॉन्ग रन में, हाउ डू यू लुक एट इंडियाज कोविड स्ट्रेटजी? कहाँ फेल हुए हैं? फेल तो हुए हैं डॉक्टर साहब। जिस तरीके की ऑक्सीजन की किल्लत, टेस्टिंग और ट्रेसिंग में जो कमी आई है, ढीले तो हम पड़े हैं सोसाइटी के तौर पे भी और सरकार के तौर पर तो बुरी तरह। अभी सरकारें अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रही हैं, पब्लिकली कह रही कमी नहीं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप लोगों के इंडिया में रिलेटिव हैं, आप लोग देख रहे हैं सिचुएशन। आपके हिसाब से कहाँ गलती हुई नरेंद्र मोदी सरकार से, केंद्र की और राज्य सरकारों से? मेरे हिसाब से तो हर लेवल पे फेल हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी हो। आई थिंक इस सेकेंड वेव, मतलब जो मैं तो अभी फरवरी में इंडिया आया था और उस टाइम पे नंबर ऑफ केसेस काफी कम थे और मैं देख रहा था वहाँ पे ओवरऑल बिहेवियर जो था लोगों का, और लोगों के अंदर जो बिहेवियर आता है वो हमेशा अपने लीडर्स की तरफ से आता है, जो मतलब उनके मार्गदर्शक होते हैं, एक तरीके से उनकी तरफ से आता है कि भाई सामने वाला मेरे को ये बोल चुका है। मैंने शायद थोड़ा बहुत इन चीजों को फॉलो करता रहता हूँ, तो मैंने कहीं कहीं पर बीच में फरवरी में कुछ अनाउंसमेंट्स भी सुने थे कि हमने कोरोना के ऊपर विजय पा ली। ये बहुत मतलब थोड़ा सा वायरस जो है नटखट है, आराम से चुपचाप बैठ जाता है और उसके बाद में अटैक करता है। और हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वायरस के बारे में और वायरल डिजीज के बारे में, वायरस ने अपना बिहेवियर कहीं पर भी चेंज नहीं किया। वायरस हमेशा इसी तरीके से बिहेव करता है, म्यूटेट करता है, और उसकी नॉर्मल प्रवृत्ति यही है कि वो आके आपके साथ में एग्जिस्ट करना चाहता है। अब आप उस चीज को किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। तो इससे पहले 100 साल पहले जो पेंडेमिक हुआ था उसमें भी यही था कि सेकेंड वेव आई। हमने इंडिया के पास में बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि इंडिया में हर चीज बहुत डिलेड प्रेजेंटेशन हुआ, तो इंडिया के पास में ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन का गट्ठा मौजूद था टू फॉलो। तो जब यूके में आई, यूएस में आई, पूरे वर्ल्ड में आई, तो इंडिया में क्यों नहीं आएगी सेकेंड वेव? तो जब मैं फरवरी में आया था तो मेरे को ओवरऑल एटीट्यूड यही लगा कि लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, लोग उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिन चीजों को उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है, हमारे यहाँ जब भी कोई चीज एक्सप्लोड होगी वो बहुत बिग तरीके से एक्सप्लोड होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपने प्रिकॉशंस को, अपने गार्ड को लोअर नहीं करते, हम लोग अपने प्रिकॉशंस को लेते रहते, तो ये चीजें शायद बहुत कम, एट द एंड ऑफ द डे सेकेंड वेव आनी है। लेकिन ओवरऑल इस बीमारी का जो वो है पूरा मुद्दा कि हेल्थ केयर के ऊपर हम कैसे कम स्ट्रेस लेके आए, क्योंकि जब हेल्थ केयर सेक्टर पूरा स्ट्रेच हो जाएगा तो किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। ट्रू। आज की डेट में जो हालत हो गई है, ये इन्हीं जो आज की डेट में 10 मरीज आ रहे हैं, वो पहले 1 मरीज आ रहे थे और वो ठीक होके जा रहे थे। लेकिन आज की डेट में एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी 10 मरीजों की है, उसमें आपने 15 मरीज भर दिए हैं, आपके पास में संसाधन है नहीं उतने पूरी तरीके से, और फिर संसाधनों की कमी इतनी ज्यादा, मतलब कि बीमारी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आए, उससे डेथ हो, वो एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है, साइंटिफिक है। लेकिन संसाधन की कमी के कारण कॉम्प्लिकेशंस आए, वो एक बहुत अनएक्सेप्टेबल, जो मेरे को लगता है वो एक, मैं इसको शेमफुल बोलता हूँ। तो मतलब मेरा यहाँ पर बैठ के उस चीज का खून खोलता है कि इतनी हर जगह पर हम देख रहे थे इतनी बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, और कोई इसमें एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी उतने ही इन्वॉल्व हैं, राज्य सरकारों के लोग भी उतने इन्वॉल्व हैं, और लोग फॉलो करते हैं, लिटरली फॉलो करते हैं। जैसे पाइट पाइपर की कहानी सुनते थे ना हम बचपन में, कि बीन बजाई और उसके पीछे पीछे 4 लोग चलते चले गए, यहाँ पर हर्ड एक मेंटालिटी है कि ढोर की तरह सबके सब जिस तरफ आप उनको ले जाना चाहें आप उनको ले जा सकते हैं। तो वो चीज एक बहुत बुरी हुई है। धार्मिक चीजें हैं, रमादान है, चाहे आपका कुंभ मेला है, जो चीज हमने बीच में बंद की, ये चीज हम पहले क्यों नहीं उन चीजों को ऊपर रोक लगा सकते थे?
जब हमको मालूम है कि अभी हम इस चीज से पूरी तरीके से पार नहीं पा सके हैं, तो हम लोगों ने इन चीजों के ऊपर पहले से रोक लगा के क्यों नहीं चली। अगर कोई सरकारें 3 महीने और बैठ जाती, 6 महीने और बैठ जाती और एक्स्ट्रा काम कर लेती, इलेक्शंस बाद में हो जाते, ये सारी चीजें आई थिंक इट इज एन ओवरऑल फेलियर। इलेक्शन कमीशन वेदर हाई इट इज, जो आज की डेट में रिएक्शंस आ रहे हैं एकदम नी जर्क रिएक्शंस हैं। हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो वो दे रहा है, आदेश दे रहा है, भाई इलेक्शन कमीशन ने अगर प्रोटोकॉल बनाया और अगर उस प्रोटोकॉल तोड़ेगा इलेक्शन रैलीज के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? हु इज द गिल्टी, हु इज द क्रिमिनल? कहीं तो ओनस स्टॉप होना चाहिए ना, कि पीपल शुड गेट पनिश्ड इफ द प्रोटोकॉल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। तो गलती हुई है, एट ऑल लेवल गलती हुई है। डॉक्टर गहलोत। सौरभ, मैं एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा जो थोड़ी सी डिफरेंट है, इन द सेंस कि हमें पता है हमारे देश का एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स एक तरफ देखें तो सरकारों की है कि किस तरह से उसको हमने मैसेज को फैलाया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर आज भी हमें कुछ करना है तो सबसे पहले हमारे अंदर से आना है। मैं एक कॉमन मैन के लिए कहना चाहूंगा कि ठीक है सरकारें गलत कर रही है, लेकिन सरकार को जिम्मेदार करके हम बीमार तो नहीं हो सकते। तो हमें अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है। आज वो दिन है जब हम खुद लें ये जिम्मेदारी, और ये हम ले सकते हैं ये जिम्मेदारी। और हमें क्या करना है, हमें कोरोना को नहीं होने देना है। माने हम खुद रैली में ना जाएं, हम शादियों में बोलें कि भाई माफ कर दीजिए शादी में नहीं जा रहे, पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं, घर पे रहें। तो ये इससे हम अननेसेसरी जो भीड़ की जगह है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और इस तरह से भले ही हम, क्योंकि ये एडवाइस मेरे ख्याल में सबके पास में है, ये एडवाइस की कमी नहीं है। अब हमारे ऊपर है कि हम इस एडवाइस को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर हम सारे हिंदुस्तानी ने आज ये मिशन बना लिया कि आज से हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आज से हम अननेसेसरी जगहों पे नहीं जाएंगे, और उसका फायदा क्या होगा कि जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी उस दिन हमें सड़क पे ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे और उस दिन हम सेफली जा सकेंगे। तो पहली चीज तो ये। और जिम्मेदारी हमारी इस तरफ भी आती है कि अगर हमको थोड़ी सी बीमारी है तो हम जाके अपने पहचान वालों से मिलके अस्पताल में 10 दिन के लिए इंटेंसिव केयर का कमरा ना बुक कर लें, क्योंकि हमारे ठीक रह के वो कमरा बुक करने से जिस इंसान को जरूरत है उससे वो कमरा नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से इंडिया में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इंडिया में अस्पतालों की कमी नहीं है, लेकिन एक मिसमैच हो गया है कि जिन्हें चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा, और जो शायद घर पे रह के भी ठीक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती और पावर और पैसे के बल पे उन्होंने चीजें ब्लॉक कर दी हैं, चीजों को घरों में भर लिया है। लोगों ने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद के भर लिए जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा था। तो ये जो मिसमैच है, हम अगर ये नहीं होगा तो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि जिस इंसान को जरूरत है उस इंसान को वो मिलेगा। अब बिल्कुल पैंडेमिक है और पैंडेमिक में ये जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। यूके जैसे कंट्री में जहां पे हॉस्पिटल में एडमिशन भी बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से होता है, इसके बाद भी सारे इंटेंसिव केयर अगर किसी समय जब पीक था तो भर गए थे। तो ये कोई दो राय नहीं कि ये बीमारी खतरनाक है और इस बीमारी से हमारी एल्डरली पॉपुलेशन को काफी खतरा है। लेकिन अगर हमारी यंग जनरेशन ने जाके अस्पतालों में बेड्स ब्लॉक कर दिए हैं और वहां पे बैठे हुए हैं, तो इससे जिनको जरूरत थी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो शायद हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह की चीजों को ना करके हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लें कि देश के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, और वो करें। डॉक्टर साहब, कई पिछली राउंड टेबल्स में भी ये बात आई थी, आप लोगों की भी मैं राय जानना चाहूंगा कि पैनिक बहुत ज्यादा है, डर बहुत है। जो आपने कहा ना कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, कई लोग इसकी वजह ये भी बोल रहे हैं कि लोगों को लग रहा है यार पता नहीं जब जरूरत पड़ेगी बेड मिलेगा कि नहीं, तो अभी भर्ती हो जाओ, अभी फीवर है अभी हो जाओ, अभी थोड़ा ऑक्सीजन लेवल लग रहा है कि डिप हो सकता है तो हो जाओ। या डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि पेशेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं आप मेरे पेशेंट को रेमडेसिविर लगाओ, नहीं आप मेरे पेशेंट को स्टेरॉइड दो। तो कहीं तक हमारे इंडियन सिस्टम में ये चीज है कि पेशेंट काफी ज्यादा गाइड कर देता है डॉक्टर को कि ये करना ही मस्ट है।
और जैसा हमारा सिस्टम है, और मैं भी उस सिस्टम में ही पला बड़ा हूं, और तो मुझे वो सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कहीं कहीं न कहीं तक ये जो डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है, उसमें पेशेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि हमें इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए, और कहीं न कहीं डॉक्टर कहता है कि मैं जितना टाइम इन्हें समझाने में लगाऊंगा उससे बेहतर है कि इनको ये चीज दे देता हूँ, मेरी कम से कम टाइम खर्च। हाँ, और इस चीज में, और अब जब पैंडेमिक के समय जब रिसोर्सेज बहुत ही अगर कंट्रोल्ड वे में यूज हो तो भी कम पड़ेंगे, अगर इस समय अगर हमने रिसोर्सों को सही तरीके से यूज नहीं किया तो कम पड़ने हैं, और यही चीज हो रही है इस समय। तो हमारा ये भी एक कर्तव्य है कि हम अननेसेसरली डॉक्टर को जाके ये ना कहें कि मुझे ये भी सी, मेरे को ये भी दे दो, वह भी दे दो, क्योंकि डॉक्टर फाइनली ये डिसाइड करेगा कि आखिर आपके मरीज को या आपको क्या क्या चीजें सही है और क्या क्या मिलनी चाहिए। अगर हमने उसको, डॉक्टर को डर, भय, पैसे का प्रेशर दिखा के उससे चीजें लेनी शुरू करी, तो फिर डॉक्टर बोलेगा कि भाई तुम्हें जो चाहिए दे देता हूँ, मेरी जान छोड़ दो। तो कहीं न कहीं तक ये भी देखा जा रहा है। और सौरभ, मतलब अभी तो जितनी भी इंडिया के अंदर है ICMR की गाइडलाइंस आ रहे हैं, एम्स के गाइडलाइंस आ रहे हैं, हर जगह पर गाइडलाइंस में ये बिल्कुल क्लियर चीजें लिखी हुई है, क्लियर गाइडलाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उन चीजों के अंदर भ्रांति है, और सारे हॉस्पिटल्स को उसी तरीके से फॉलो करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ administrative pressure on the hospital authorities to execute their own plans. एक आखिरी सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग यहीं से पढ़ के गए हैं, ठीक है, आप लोगों की फैमिली यहाँ है, मैंने पहले भी कहा, आपको पता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना चौपट है, आई वोंट मिंस वर्ड्स, और कितने कोर्स करेक्शन की जरूरत है इमीडिएट लॉन्ग टर्म में, ट्रांसपेरेंसी की, डेटा की, रिसर्च की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पर, ट्रेन करने के लेवल पर, प्रोसीजरल लेवल पर। आप क्या हमारे दर्शकों को थोड़ा सा यूके का हेल्थ सिस्टम बता सकते हैं कैसा है, और उससे फिर अगला क्वेश्चन कि भारत इमीडिएटली क्या करे और लॉन्ग रन में क्या करे, क्या सजेशन है आप दोनों के? पहले थोड़ा सा बताएं कि वहाँ यूके में क्या हाल है, मतलब कैसे होता है वहां पे। तो यूके का सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, देखा जाए तो यूके के सिस्टम में प्राइवेट मान लीजिए कि 1-2% से ज्यादा नहीं है। अच्छा। और प्राइवेट सिस्टम सिर्फ जो बहुत ही हाई एंड के लोग हैं, जो गल्फ से आते हैं शेख, उन लोगों के लिए है। जो कॉमन मैन है, मुझे भी जाना है तो मैं NHS में ही जाता हूं। तो NHS जो है नेशनल हेल्थ सिस्टम, हम सब जो महीने का टैक्स भरते हैं उसमें से एक पार्ट नेशनल हेल्थ सिस्टम को जाता है, और उसी से सिस्टम पूरा चलता है। और नेशनल हेल्थ सिस्टम हमने क्योंकि टैक्स भर दिया है तो हमारे लिए वो फ्री है। हमारी सारी जो फैसिलिटीज है नेशनल हेल्थ सिस्टम में फ्री होती हैं। फ्री मतलब जो टेस्ट हो रहे हैं, कंसल्टेंसी हो रही, एडमिट हो रहे हैं, दवाइयां, सब कुछ, राइट, कुछ मतलब आखिरी एंड पॉइंट तक इट इज फ्री। ओके, लेकिन हम जब तक काम करते हैं तब तक हम अपना नेशनल इंश्योरेंस भरते हैं, जिसमें से एक पार्ट उसका टैक्स में चला जाता है। तो हम आजीवन उस चीज के लिए हमने टैक्स भरा हुआ है उसका जी। अब ये जो सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड है, तो आप ऐसा नहीं जैसा इंडिया में होता है कि आप चूज करें कि यार छोटा सा कट हो गया, चलो प्लास्टिक सर्जन को दिखा दें, या टमी में पेट दुख रहा है तो चलो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा दे। ऐसा सिस्टम नहीं है, हम ऐसे जंप नहीं करते। एक सिस्टमैटिक वे में काम होता है कि अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपका एक एलोकेटेड जनरल प्रैक्टिशनर है जो आपके लोकल एरिया में होता है, आप उसे दिखाएं। अगर वो मैनेज नहीं कर सकता तो वो आपको हॉस्पिटल में भेजता है, तो हॉस्पिटल में फिर वो एक स्पेशलिस्ट लेवल पे देखते हैं। अगर स्पेशलिस्ट से काम नहीं होगा तो फिर वो आपको सुपर स्पेशलिस्ट को भेजेंगे। तो एक सिस्टमैटिक वे में काम होता है, और इसके सबके टाइम क्रिटिकल होता है सारी चीजें, कि अगर जीपी से इतने दिनों में ठीक नहीं हुआ तो इतने दिनों में आप देखिए। तो माना कि कुछ चीजों में डिले होती है, लेकिन ज्यादा करके चीजों में एक सिस्टम है कि इस तरह से आपका इतने दिनों में आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। अगर आपका यहाँ इलाज नहीं हो रहा तो आप नेक्स्ट लेवल पे, अगर वहां नहीं हो रहा तो आप टर्शरी हायर स्पेशलिटी लेवल पे आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाओगे। तो इस तरह से सिस्टम चलता है। दवाएं, जांच पड़ताल सब कुछ फ्री मिलती है हमें, क्योंकि हम उसका टैक्स भरते हैं। लेकिन इसका क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसा है कि
अगर सर दुख रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो, ये चीज नहीं कर पाते हम। तो कभी कभी ये लगता है एज ए डॉक्टर हमें पता है कि इस चीज के लिए हमें, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और मुझे उसे अस्पताल में दिखाना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मुझे लगे कि यार अब पहले तो जीपी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज अलग चलती हैं। इमरजेंसी है में आप कभी भी वॉक इन है, 24 घंटा आप जाके दिखा सकते हैं। किसी को अगर एकदम से सडनली कोई तबीयत खराब होती है तो बिल्कुल उसका उसी टाइम इमीडिएटली इलाज किया जाता है और स्पेशलिस्ट भी आके देखते हैं, तो ज्यादा करके डिले नहीं होता यहाँ पे। तो सिस्टम पूरा बना हुआ है, इसीलिए चल रहा है। अब इंडिया का सिस्टम आप कंपेयर करें तो 2-3 लेवल पे चलता है। एक लेवल पे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, आप उनमें भी आप देखें तो सिविल हॉस्पिटल्स हैं और कुछ कॉलेज रिलेटेड हॉस्पिटल है। उनके लेवल ऑफ केयर में आप सिविल हॉस्पिटल में जाएं या से अगर आप इंदौर के एमवाई अस्पताल चले जाएं या दिल्ली के सफदरजंग चले जाएं तो लेवल ऑफ केयर में फर्क आ जाता है, क्योंकि वहां पे सप्लाई ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, डॉक्टर्स ज्यादा है, नर्सेज ज्यादा है। और फिर अब ये हुआ हमारा गवर्नमेंट सिस्टम। और लेकिन हमारा जो मेन हेल्थ सिस्टम है इंडिया में वो रिलाई करता है प्राइवेट सेटअप पे। और प्राइवेट सेटअप भी आप देखें तो छोटे लेवल पे हर जगह हर लोकल एरिया में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, प्राइवेट पीडियाट्रिशियंस, मेडिसिन वाले लोग अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और फिर छोटे लेवल के अस्पताल होते हैं और फिर कॉर्पोरेट लेवल के बड़े अस्पताल हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम है इंडिया में, जिसके कारण एक तो अगर देखा जाए तो इस चीज का हम बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं कि किसी को आज कॉर्पोरेट में जाना है तो आज का आज चला जाए, लेकिन और या जिसके पास में उतने संसाधन नहीं, उतना पैसा नहीं, उसको वो सफदरजंग चला जाए कि वहां भी उतनी ही लेवल ऑफ केयर उतनी ही अच्छी मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पेशेंट चूज करता है कहाँ जाना है। ये नहीं होता कि सिस्टम चूज करे कि किस मरीज को किस अस्पताल की जरूरत है। अगर ये चीज हम सेट कर पाए किसी तरह से कि कौन मरीज कहाँ देखना बेस्ट है, तो ये जो मिसमैच है ये नहीं होगा। छोटी सी चीज यही है सौरभ कि मेरे हिसाब से जैसे अब सफदरजंग का जैसे डॉक्टर चिंतन ने नाम लिया, सफदरजंग हो गया, एम्स हो गया, ये टर्शियरी लेवल के केयर सेंटर्स हैं। इसमें अगर आप भीड़ इकट्ठा करेंगे बुखार के मरीजों की, छोटी मोटी बीमारियों की चीज, तो जो वहां पर बैठा हुआ डॉक्टर है ना, वो उन चीजों के साथ में जस्टिस कभी नहीं कर पाए। तो हमको वो यूके और इंडिया के डायनामिक्स बहुत अलग हैं। मींस इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉपुलेशन साइज व्हाट वी आर केटरिंग टू। और इंडिया के अंदर डेफिनेटली पॉवर्टी ज्यादा है, तो हर किसी के पास इतने संसाधन नहीं है। तो पहली चीज तो अमंग्स द हॉस्पिटल एटलीस्ट एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरे बात में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ये होना चाहिए कि किस चीज के लिए आप किस हॉस्पिटल में जा सकते हो, उतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर आनी चाहिए। और ये एक दिन का काम नहीं है, सालों लग जाते हैं इन चीजों में। लेकिन अवेयरनेस तभी आती है, हर चीज इंटर रिलेटेड रहती है। एजुकेशन बढ़ेगी लोगों के अंदर तो अवेयरनेस भी बढ़ेगी। हमारे यहाँ एजुकेशन के ऊपर वो नहीं है, हर चीज में थोड़ा छोटी छोटी डंडी मार के हम चीजों को कम करने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे आज की डेट में मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं जैसे बताता हूँ, मैं जब यूके आया था, मैं 2016 के अंदर यूके आया हूँ और मैं यहाँ के सबसे अच्छे ज्वाइंट सेंटर में जाके काम किया। मैंने जो यहाँ का विश्व का सबसे प्रसिद्ध जहाँ से ज्वाइंट रिप्लेसमेंट चालू हुए थे, वहां पर जाके मैंने काम करना चालू किया। आप विश्वास नहीं मानोगे सौरभ, वो एक गांव के अंदर स्थित है, वो एक गांव के अंदर स्थित है। तो हमारे गांव के अंदर क्यों स्थित है? वहां पे डॉक्टर भी देखने जा रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट भी वहां पर आ रहे हैं। वहां पर डॉक्टर क्यों देखने जा रहा है? क्योंकि उसको उस एरिया के आसपास के एरिया के अंदर अपनी मौलिक सुविधाएं मिल जाती हैं, घर मिल जाता है, बच्चों के लिए स्कूल मिल जाता है, और जो भी जैसे आपकी इंटरनेट सुविधाएं हैं, बिजली वगैरह सब कुछ वहां पर रहता है। तो ये बहुत बहुत बड़ा एरिया है काम करने के लिए, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। और वो मतलब आप मानेंगे नहीं, एक दिन के अंदर कम से कम उस सेंटर के अंदर 200 से 300 रिप्लेसमेंट होते हैं, और वो एक गांव के अंदर, बिल्कुल बीच गांव के अंदर स्थित है। तो इस तरीके की हमको अपने गांव के अंदर सुविधाएं पहुंचानी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज के लिए अगर आदमी शहर की नौकरी के लिए तो शहर की तरफ भाग रहा है,
इलाज के लिए तो शहर की तरफ भाग रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन कैसे पूरा होगा ये तो ऊपर बैठे हुए लोगों को देखना है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी बात बताई हैं जो हमारे दैनंदिन व्यवहार के लिए जरूरी हैं, और जो हुक्मरान इसको देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, उनके लिए भी जरूरी है। एक मसला आ गया है कि हर कोई ना बस वो गेंद को पास कर रहा है, हाँ साहब हम तो राजी हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मतलब हम सब लोग मिलकर ही सिस्टम बनाते हैं ना, तो कोई भी नहीं कि हाँ हम करेंगे। इट्स अ वेकअप कॉल। मतलब ये सबको ये बोलना पड़ेगा, चाहे वो सोसाइटी हो, सिटीजन हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल हो, जो इन इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, और पॉलिटिशियन। जैसा डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि भाई आदमी जो पावर सेंटर में बैठे हैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है ना, और वहां से वो मैसेज नीचे तक जाता है। आप दोनों लोगों ने इतनी सारी काम की बातें शेयर की, थैंक यू सो मच डॉक्टर गहलोत, डॉक्टर चतुर्वेदी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को भी इस बातचीत से बहुत फायदा होगा। लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स यूं ही चलता रहेगा। हम अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात करते रहेंगे और आपके हिस्से के सवाल भी लेते रहेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है इस पूरी बातचीत को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे जो इस शो की प्रोड्यूसर हैं दिव्यांशी, जिनको आप बतौर एंकर भी देखते रहते हैं, वो उनको कंपाइल करेंगी और फिर हम डॉक्टर्स की शरण में जाएंगे और आपके हिस्से के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच सौरभ, थैंक यू देवांशी।